नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रीति। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के सागर में पीएम मोदी का बयान, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण लूटने का खेल कर रही है कांग्रेस पार्टी। ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का जवाब, आरक्षण के मुद्दे पर भ्रम फैला रही है बीजेपी। एनसीपीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर ने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में किया दावा, कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कोटे से मिला आरक्षण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले पीएम मोदी, शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति के बंटवारे की बात कही है, कांग्रेस के खतरनाक इरादे सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की नजर आपके मकान, दुकान, खेत, खलियान पर है। कांग्रेस कह रही है संपत्ति का बंटवारा करेंगे। पीएम ने कहा, हिंसा फैलाने वाला कांग्रेस, उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। सैम पित्रोदा के बयान पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सैम के बयान ने कांग्रेस का मकसद सामने ला दिया। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कही थी अमेरिका में विरासत टैक्स की बात, बोले संपत्ति का 55% हिस्सा लेती है सरकार, भारत में भी होना चाहिए संपत्ति का समान वितरण। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, सैम पित्रोदा का सुझाव अच्छा है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मेरा बयान कांग्रेस का बयान माना जाएगा। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस की सफाई, जयराम रमेश ने कहा, पित्रोदा का बयान उनकी निजी राय, कांग्रेस का बयान नहीं। विरासत टैक्स वाले बयान पर सैम पित्रोदा की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे बयान का कांग्रेस की नीतियों से संबंध नहीं। शाम 6 बजे थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर होगा मतदान। पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत के राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 8 दिनों तक लू का खतरा, चुनाव आयोग और रेलवे के लिए एडवाइजरी जारी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र वाले बयान पर जताया विरोध। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में किया रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कहा, बीजेपी और प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। बिहार के किशनगंज में बोले असदुद्दीन ओवैसी, देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी पीएम मोदी की होगी। कर्ज माफी पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा प्रधानमंत्री ने अपने अरबपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। जेपी नड्डा ने भागलपुर की जनसभा में कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला, पूछा लालू यादव की बेटी का नाम मीसा कैसे पड़ा। दिल्ली में सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं पीएम। टीवी 9 की खबर पर लगी है मोहर, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, कल दोपहर 12 बजे भरेंगे नामांकन। केरल में चुनावी जनसभा में बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी के शासन में जरूरी वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, कहा केजरीवाल से किस दुश्मनी का बदला ले रही सरकार। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया है, कहा पीएम ने। कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म की हत्या की है, कर्नाटक मॉडल देश में लागू करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया, मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने
ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। एनसीबीसी अध्यक्ष के आरोप पर कांग्रेस का जवाब, कांग्रेस जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती, भ्रम फैलाया जा रहा सवाल अर्ध सत्य। मुसलमान को आरक्षण पर नीतिगत सोच होगी। मेरा सबसे पहला यह कहना है कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, ना हम इस देश को बांटते हैं। ये काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का है, वो ऐसा करते हैं और ऐसे ही अर्धसत्य फैलाते हैं। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी ने भी बयान दिया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस एसटी, एससी, ओबीसी के अधिकारों के हनन को भी तैयार है। मनमोहन सरकार में भी ओबीसी कोटे से मुसलमानों को 10% आरक्षण की सिफारिश हुई थी, कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। कांग्रेस के आंध्र और कर्नाटक के घोषणा पत्र में ये वचन शामिल है। कर्नाटक में एनसीबीसी पूछताछ कर चुकी है। सर, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुस्लिमों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की सुविचारित रणनीति का हिस्सा है कि वो कट्टरपंथी मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी पराकाष्ठा तक जा सकती है। उसके लिए उसको एससी, एसटी, ओबीसी किसी के भी अधिकारों का हनन करना हो तो वो तैयार हैं और इसलिए वो आरक्षण ऐसा उन्होंने काम किया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, वो इससे पहले भी कर चुके हैं। आप याद करिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 10% मुस्लिमों को दे देना चाहिए। आंध्र प्रदेश में उन्होंने प्रयास किया, हाई कोर्ट से हस्तक्षेप हो गया, इसलिए समस्या आई। वो आंध्र और कर्नाटक के अपने मैनिफेस्टो में ये वचन दे चुके हैं, 2012 के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो में वचन दे चुके हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कर रहे हैं, वो तो कितना कुछ कर चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण उन्होंने समाप्त करके 50% एकमुश्त मुस्लिमों को दे दिया था। उन्हें बताना चाहिए तो वो कर चुके हैं। और टीवी 9 पर एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहिर का दावा, कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से आरक्षण। एनसीबीसी की तरफ से कहा गया कि फैसला सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ, साथ ही गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच शुरू की। मेडिकल पीजी सीट में मुस्लिमों को 16% आरक्षण मिला है और 930 मेडिकल सीट में से 150 मुस्लिमों को मिली है। कर्नाटक में 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए। उसमें से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2B है। उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। इतना आरक्षण देने की वजह हम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई तुमने किस आधार पे ऑल मुस्लिमों को आरक्षण दिया है? आधार तो दो, हमको बता तो दो, लिख के तो दो। अच्छा, ये नहीं दिया, पूरा दिया नहीं, तो हमने उनको जनवरी में प्रश्न पूछा, उसके पहले भी लिखा कई बार। फिर हमने मेडिकल के बारे में पूछा, नौकर भर्ती के लिए पूछा, उच्च शिक्षा के बारे में पूछा, कितना कितना आरक्षण बांटा आपने, किसको दाखिला दिया है। एक गंभीर मामला सामने यह आता है कि मेडिकल में 930 सीटें पीजी की है। 930 सीटों के अंदर में कैटेगरी B2 में जहाँ 4% आरक्षण है अल्पसंख्यक के नाम से ओबीसी में, वहाँ उन्होंने 11% सीटें दे दी।
कांग्रेस संपत्ति सर्वे पर जितनी सफाई दे रही है, पीएम मोदी इस मुद्दे पर उतने ही हमलावर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में पीएम ने एक बार फिर कहा कि कांग्रेस गरीबों की संपत्ति छीनना चाहती है। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। कांग्रेस नेता और उत्तर पश्चिम दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार ने कहा है कि सर्वे करने में दिक्कतें क्या है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अब वसूली टैक्स की तैयारी कर रही है। ये चाहते हैं अडानी बढ़ता रहे। 1% इंडियंस के पास में 40% का वेल्थ है। कभी 26 करोड़ ही गरीब हुआ करते थे, आज 80 करोड़ गरीब इसलिए पैदा हो गए हैं कि यही है कि अडानी लूटे। सर आप कांग्रेस अडानी लूटे तो इसमें कौन सी गलत बात है? ये कोई किसी के जेब में जा रहा है? इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। तो आपने क्यों मेहनत करनी है देशवासियों? मंगलसूत्र विवाद पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। बीजेपी युवाओं को नौकरी दे, कहा अखिलेश यादव ने। नौकरी मिलेगी तो युवाओं की शादी होगी। जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व समझते होंगे और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे लिए संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें अधिकार दिलाता है और उसी अधिकार की वजह से हम और आप खड़े हैं। ये बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करके वोट के अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। न किसान की आय दोगुनी बढ़ जाएगी उस पर बोल रहे हैं, न बिजली सस्ती होगी उस पर बोल रहे हैं, न कोई बड़ी सड़क बनाई उस पर बोल रहे हैं। बस जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको कह दूं, अग्निवीर की तरह इन खाकी वालों की भी नौकरी 3 साल की होने जा रही है। इधर सैम पित्रोदा के बयान से मचा सियासी घमासान। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत टैक्स का जिक्र किया। सैम ने अमेरिका की नीतियों की तारीफ की। सैम ने कहा संपत्ति का समान वितरण हो। अमेरिका में 55% संपत्ति सरकार लेती है। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing.
And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. अपने बयान के बाद सैम पित्रोदा ने सफाई तो जरूर दी है, लेकिन बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया। आइए सुनते हैं सैम पित्रोदा ने इस मुद्दे पर और क्या कहा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के संपत्ति सर्वे पर मचे घमासान के बीच ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान ने नया सियासी भूचाल ला दिया। हालांकि पित्रोदा सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को बिना वजह कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ा जा रहा है। अमेरिका की विरासत कानून का जिक्र करते हुए पित्रोदा ने कहा कि भारत में भी इसी तरह की नीति बननी चाहिए ताकि संपत्ति का समान वितरण हो सके। Among the people, it doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम का पलटवार, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रधानमंत्री ने कहा पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात की, आपकी पैतृक संपत्ति अपने बच्चे को देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है, आपकी संतानों का हक लूटना चाहती है। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। जिन्होंने पब्लिकली कहा है, अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस का मकसद साफ कर दिया। शाह ने कहा कि अगर ये सच नहीं है तो कांग्रेस इस हिस्से को मैनिफेस्टो से हटाए। आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। संपत्ति सर्वे को लेकर इस विवाद पर प्रियंका गांधी का बयान आ गया है। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। प्रियंका ने कहा कि पीएम जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं। बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। बीजेपी के पक्ष में चुनाव नहीं जा रहा। देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए,
मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। पीएम के आरोपों पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो से पीएम घबराए हैं, कहा राहुल गांधी ने। कांग्रेस मैनिफेस्टो से पीएम हिल गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कहा देश का एक्सरे होना चाहिए, तो कहने लगे कि देश तोड़ने की कोशिश है। एक्सरे से देश कैसे टूट सकता है? देश में जाति नहीं तो पीएम ओबीसी कैसे, ये सवाल भी उठाया राहुल गांधी ने। तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना, मगर आप देखिए नेशनल मीडिया को, देखिए नरेंद्र मोदी को, देखिए जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी जा सकता है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान वो पीएम मोदी पर लगातार हमले बोल रहे हैं। चुनावी सभाओं में पीएम मोदी के बयानों पर असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि चुनाव में वोट हासिल करने के लिए पीएम मोदी मुसलमानों को खौफ दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपने बयानों से देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ओवैसी ने पूछा कि क्या मोदी मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? और अगर ऐसा है तो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? ओवैसी ने बिहार के किशनगंज के AIMIM उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस दौरान वो बीजेपी पर खुलकर हमले कर रहे हैं और पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने ओवैसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। माधवी लता ओवैसी पर हमले करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने ओवैसी पर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगाया। माधवी लता ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। वो दूसरे देशों के मुसलमानों को लाकर बसाते हैं ताकि उनका वोट मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि ओवैसी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन उनके लिए सुविधाओं का इंतजाम नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी को सिर्फ अपने वोट बैंक का फिक्र है। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी कहते हैं कि सब कुछ मुसलमानों को दे देंगे तो फिर हिंदू कहाँ जाएगा। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए, ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। संविधान पर चल रही बहस के बीच अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहा उन्होंने, देखिए ये रिपोर्ट। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आने वाले समय में कांग्रेस जनता के सभी अधिकार खत्म कर देगी। उन्होंने दावा किया कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है ऐसा होना नामुमकिन है।
कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की ज़िंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीज़ों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे। और इधर आरएलडी नेता ने सैम पित्रोदा की सोच पर सवाल उठाया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने एक ही दोस्त का ख्याल रखा। सैम पित्रोदा की तो बात छोड़ो, वो पता नहीं विदेश में बैठ के क्या क्या बोलते हैं। और बेसिकली अगर ये कहो कि कांग्रेस का अगर सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो अपने अंदर अपने आप ही हैं और कहते हमको हैं, तो उनको उनकी बात छोड़ो, उनका तो दिमाग की हालत क्या है, पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। देश की सारी संपत्ति तो प्रधानमंत्री जी लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे हैं। मैंने गिना तो दिया, कहिए फिर बोलूं, बार बार बोलना पड़ता है। अपने एक ही दोस्त को, एक ही प्यारा दोस्त है उनका, जिसको उन्होंने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश दे दिया, पाताल दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी को दे दिया। उसी दोस्त को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर दिया, 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का सेटलमेंट करके चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। ये तो प्रमाणित सत्य है ना, इसके लिए तो कहीं जाना नहीं है आपको। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कहीं इधर है। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला, क्योंकि ये सत्य है कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर नहीं बनता। ये सत्य है, अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो आज एक्सप्रेसवे से अयोध्या जी ना जाते। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के भागलपुर में चुनावी जनसभा की और इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रही। बताइए ऐसे लोगों, चुनावी मौसम में नेताओं का अपने विरोधियों पर प्रहार चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भागलपुर में आरजेडी पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। साथ ही कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पर भी कटाक्ष किया। नड्डा ने ये भी बताया कि लालू यादव की बेटी का नाम मीसा कैसे पड़ा, इस नाम के पीछे की कहानी भी उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को बताई। ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और ये लालू यादव, ये मीसा नाम कैसे पड़ा? मीसा नाम इसलिए पड़ा कि ये जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इसमें गए थे। आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। आम आदमी पार्टी ने फिर से आरोप लगाया कि जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सांसदों और मंत्रियों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। आपने मेरी मुलाकात पहले ही कैंसिल कर दी, कल को आप पत्नी से मुलाकात कैंसिल करेंगे, किसी और से मुलाकात कैंसिल करेंगे। ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। बड़े से बड़े तानाशाह भी ऐसा आचरण नहीं करते जो आचरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनकी सरकार की शिक्षा मंत्री सामान्य तरीके से जो पूरा प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने के बाद भी उनकी मुलाकात कैंसिल की जा रही है। संदीप पाठक जी की मुलाकात कैंसिल की जा रही है। तो ये तानाशाही का आचरण क्यों है प्रधानमंत्री जी? कितनी नफरत आपने पाल रखी है अपने दिल और दिमाग में अरविंद केजरीवाल को लेकर। कल को आप उनकी पत्नी से भी मुलाकात बंद करा देंगे। अब खबर गुना के सियासी रण की। एमपी की हॉट सीट गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और सिंधिया की पत्नी इस वक्त गांव मोहल्ले में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर रही हैं। उनसे टीवी 9 संवाददाता रवि मिश्रा ने बात की। गुना लोकसभा सीट जो कि इस वक्त मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में और इस वक्त हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी। वेलकम मैम। थैंक यू। मैं तो कहूँगा कि आप चलते चलते बात करिए, क्योंकि पूरे चुनाव में हम देख रहे हैं कि गुना में आप काफ़ी चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे आपने भी देखा और महसूस भी किया है कि ये क्षेत्र हमारा पारिवारिक क्षेत्र है। क्या हो जाता है कि हम इतना इसमें इन्वॉल्व्ड है, हर एक चीज़ में हमारा जो खुद अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, लोगों को वो महसूस हो जाता है। फॉर देम ही इज़ नॉट द नेता। तो जब भी वो आते हैं दे लाइक मीटिंग हिम, दे अंडरस्टैंड कि वो छोटी चीज़ों के लिए भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कोई डिफरेंस नहीं लगता। काम इज़ काम। एंड अगर आप ये क्षेत्र भी देखेंगे, आप जहाँ भी जाइए मेरे साथ अगर आप घूमेंगे, मैं लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि रोड्स डेली वही चलाते हैं, हॉस्पिटल्स डेली वही चलाते हैं, तो मैं उन्हें वही पूछती हूँ कि आप ये याद रखिए 20 साल पहले क्या होता था इधर, हमें भी याद है। तो अब उनका ये प्रयास है पिछले 20 साल में डेवलपमेंट। इट हैज़ नेवर बीन अबाउट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग अप द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल दैट लिव हियर। मैम, अगर मैं इस सवाल को ऐसे करूं कि आपको अगर ज्योतिरादित्य जी को वोट देना हो, उनको वो आपके सामने एक उम्मीदवार हैं, आपको मत देना है गुना से, तो आप क्या देख के देंगे? चलिए वो आपके पति हैं, मैं उस पक्ष को हटा भी दूं एक नागरिक के तौर पर, तो आप क्या सोच के देंगे? मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बताऊंगी, आई एम नेवर हिज वाइफ व्हेन इट कम्स टू वर्क। मैं हर वक्त उनको वेरी डिटेल्ड फीडबैक देती हूँ। अगर मुझे लगता है ये रोड में प्रॉब्लम है, उनको फीडबैक उसी वक्त मिलता है, बिकॉज ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दैट थ्राइव्स ऑन फीडबैक। He needs people to come out and tell him the kind of work that again needs to be followed up with. So वो बहुत फीडबैक ओरिएंटेड है। However, जैसे मैंने लोगों को भी कहा, मेरी शादी यहाँ 30 साल पहले हुई थी जी। एंड आप मेरे फादर इन लॉ को जानते हैं। बॉम्बे से बहू आई, बहू को बोला चंदेरी पहुँचो ग्वालियर से, बैठी बहू गाड़ी में, हड्डी पसली सब was a problem when I got to Chanderi. 8.5 hours. Today I can do it in a day and back. That's Vikas. तो पहले से और अब में क्या अंतर लग रहा है इस बार के चुनाव प्रचार में? देखिए, आप रही हैं, हमने देखा भी है, जाना भी है, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव प्रचार की बात करें और इस बार की बात करें, कुछ तो अंतर महसूस कर रही होंगी। It's very difficult to describe. Because मैं जब जाती हूँ, I represent a family legacy of public service. जो ये public service आप बात कर रहे हैं, it's a very DNA oriented thing. आप छोटे समय के लिए नहीं कर पाते, आपके खून में है। You wake up, क्या करूँ? You go to sleep, क्या सपने ड्रीम करूँ ताकि मैं next day निकाल पाऊँ? For me to have candidates like that in the constituency, to have leaders like that in the constituency, that is what तो मतलब बात सिर्फ राजनीतिक विरासत की नहीं है, गुना के सेवा की विरासत का है जिसको आगे ले जाना। ग्वालियर चंबल में जो काम इस परिवार ने किया है, और लोग बोलते अब 300 साल पहले किया है, बिल्कुल
लेकिन उसी को भी आगे बढ़ाया है। आप चंदेरी को देखिए, माधव महाराज के टाइम में फैशन इंस्टीट्यूट्स बने थे 1800s में। आज इनके काम से चंदेरी अगेन हैज़ बिकम अ हब। हमारे जो पहचान के लोग चंदेरी ऑर्डर करते हैं अमेरिका से, लंदन से। दैट इज़ विकास। अच्छा मैम, मैंने देखा, खबरें भी देखी कि महिलाओं से आप मिल रही हैं। हमने देखा कि मेहंदी भी रचाई आपने, दीवारों पे भी लिखा प्रचार से, ये सब। हाँ बिल्कुल। तो चूंकि लिखा है उस पे आपने नाम सिंधिया जी का, तो ये मैंने नहीं लिखा, वो ऊपर से लिख के मैं लाई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं, आप कितना महसूस करती हैं कि यहाँ की महिलाओं से बड़ा सिंपली कनेक्ट होना। भाई आम गुना की, विदिशा, गुना की, शिवपुरी की ये सब महिलाएं तो आपको बिल्कुल अलग नज़र से देख रही हैं। हम चुनाव प्रचार में भी देख रहे हैं। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ की बहू हूँ। जो भी लोग समझे, कहे, मैं यहाँ की बहू हूँ, यानी मैं आई एम supposed to be my humblest self when I'm here. मुझे अभी बहुत सीखने को भी बाकी है। एंड अगर मैं आगे ऐसे बढ़ूँ कि मैं किसी का बात ना सुनूं या उनको चांस ना दूं, तो मैं कैसे सीखूंगी उनके प्रॉब्लम्स क्या है। सब लोग बोल रहे आप आगे चलो, हम पीछे से आपको पुश तो इस बार लग रहा है आपको कि चुनौती नहीं है? बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए भी। तो देखिए, प्रियाराज सिंधिया हमसे बात करी थी और सब प्रियदर्शनी सिंधिया हमसे बात करी थी। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर जाएं गुना में तो गांव-गांव में वो घूमकर सीधे लोगों से कनेक्ट कर रही हैं। एक तरफ तो उनके पति हैं चुनावी मैदान में, लेकिन आप देखें कि परिवार के सभी लोग भी इस विरासत को संभालने सजोने में जुटे हैं कि सीधे जनता से जुड़ा जाए, सीधे उनसे संवाद किया जाए, उनके बीच रहा जाए। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।